हेलो एवरीवन, वेलकम टू नौकरी प्लस एकेडमी। जैसा कि आपको पता है कि हमने यहाँ अपने चैनल पे पोस्टर सीरीज स्टार्ट कर रही है, जिसके तहत मैं आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा रहा हूँ। आज हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले मैंने 2 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा दिए हैं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं, आप जाकर देख सकते हैं, वो हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। आज हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट है। इसके अलावा आपको मैं इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करा रहा हूँ। अब इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। किस रेडियोधर्मी समस्थानिक का आधा जीवन काल 5770 वर्ष है, जिसका उपयोग सामान्यतः कागज और चरमपत्र जैसे कार्बनिक पदार्थों के जीवन काल का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है? इसने हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सा ऐसा समस्थानिक है जिसका यूज कार्बनिक पदार्थों के जीवन काल का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है, यानी कि जीवन काल का मतलब होगा आयु ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए C9, ऑप्शन बी C12, ऑप्शन C17 या फिर ऑप्शन डी C14। देखिए यहाँ पे सी का मतलब कार्बन है और जीवन काल का पता लगाने के लिए यूज किया जाता है कार्बन 14 का, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कार्बन 14। देखते हैं और भी और समस्थानिकों के कौन कौन से क्या क्या उपयोग करते हैं और क्या सहायता करते हैं समस्थानिक हमारे जीवन में। देखिए कार्बन 14 से जीवाश्म और कार्बनिक पदार्थों की आयु ज्ञात करने के लिए करते हैं कार्बन 14 का यूज। ठीक है। अच्छा, यूरेनियम 235 ये चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए सहायक होता है। अच्छा, आयोडीन 131 ये घेंगा और रक्त कैंसर के उपचार करने में सहायक होता है। और आयरन 59 ये एनीमिया नामक रोग का इलाज करने में सहायक होता है। इसके अलावा ऑर्सेनिक 74 ये ट्यूमर कैंसर के इलाज में सहायक होता है। और है कोबाल्ट 60 ये कैंसर के उपचार में सहायक होता है। और इसके अलावा सोडियम 23 ये तंत्रिका में सूचना भेजने में सहायक है। और सोडियम 24 ये रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, आपको पता है कि समस्थानिक होते क्या हैं? अच्छा, समस्थानिकों की डेफिनेशन देख लेते हैं, अगर आपको ना पता हो तो। देखिए, ये वैसे तत्व होते हैं जिनमें परमाणु क्रमांक समान होते हैं, लेकिन उनका परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है। एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, जैसे कि 1H1, 1H2, 1S3 ये हाइड्रोजन के समस्थानिक हमने लिख दिए हैं। देखिए, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक तो एक ही होता है, लेकिन इसका द्रव्यमान इस तीनों जगह अलग अलग है। अच्छा, 1H1 को बोलते हैं प्रोटियम, 1H2 को बोलते हैं ड्यूटेरियम और 1S3 को बोलते हैं ट्राइटियम। हाइड्रोजन के 3 ही समस्थानिक होते हैं। ठीक है। और सबसे ज्यादा समस्थानिक जो होते हैं वो पोलोनियम के होते हैं। कितने होते हैं? 27 समस्थानिक होते हैं। सबसे ज्यादा समस्थानिक पोलोनियम के होते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कौन थी? ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी कादम्बनी गांगुली या फिर ऑप्शन डी राजकुमारी अमृत कौर। देखिए, कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक थी कादम्बिनी गांगुली। कौन थी? कादम्बिनी गांगुली। ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, कादम्बिनी गांगुली के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, कादम्बिनी गांगुली ये भारत की पहली महिला स्नातक थी। इसके अलावा ये पहली महिला फिजिशियन भी थी। ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, कलकत्ता विश्वविद्यालय में 1886 में चिकित्सा की डिग्री लेने वाली पहली महिला थी ये कादम्बिनी गांगुली। कलकत्ता विश्वविद्यालय में चिकित्सा की डिग्री लेने वाली पहली महिला थी। और इसके अलावा कादम्बिनी गांगुली पहली दक्षिण एशियाई महिला थी जिन्होंने यूरोपियन मेडिसिन में प्रशिक्षण लिया था। ठीक है, याद रखेंगे। इन्होंने कांग्रेस के 1889 के मद्रास अधिवेशन में भाग लिया और भाषण भी दिया था। और कांग्रेस के अधिवेशन में भाषण देने वाली ये पहली महिला थी। ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, एनी बेसेंट के बारे में देख लेते हैं। देखिए, एनी कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी इन्होंने, और ये कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी। तो कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली कौन सी पहली महिला कौन थी? एनी बेसेंट। ठीक है। ये भारत में होम रूल आंदोलन लेकर आई, जो कि आयरलैंड से प्रेरित था। ठीक है, भारत में होम रूल आंदोलन लेकर आई एनी बेसेंट, जो कि आयरलैंड से प्रेरित था। और होम रूल आंदोलन 2 चरणों में हुआ। पहला चरण बाल गंगाधर तिलक ने किया, 1916 में शुरू किया था। दूसरा चरण सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने शुरू किया था। देखिए, क्वेश्चन आता है कि भैया होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था, तो उसका सही जवाब हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था सबसे पहले। ठीक है, लेकिन एनी बेसेंट होम रूल आंदोलन लेकर आई थी, और होम रूल आंदोलन को पहले शुरू किया था बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में। ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, इसके अलावा 1907 में थियोसोफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष भी बनी थी एनी बेसेंट। देखिए, थियोसोफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना नहीं की थी। अच्छा, तो इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी मैडम ब्लावत्स्की ने और कर्नल आलकाट ने 1875 में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है, याद रखेंगे। और भारत के मद्रास के अडयार में इसकी शाखा खुली, जो कि आगे चलकर ये इसका मुख्यालय भी बन गया था। और इसी के सदस्य बनकर एनी बेसेंट भारत आई थी।
थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य ही बनकर एनी बेसेंट भारत आई थी। सरोजिनी नायडू के बारे में देख लेते हैं। देखिए, ये एक प्रमुख भारतीय कवयित्री थी। इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और ये कांग्रेस कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में, यानी कि 1925 के कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में अध्यक्ष बनी। ये कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी। ठीक है, कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू। ठीक है, याद रखिएगा। सरोजिनी नायडू स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल भी बनी और पहली महिला राज्यपाल किस राज्य की बनी? यूपी की बनी थी। ठीक है, याद रखेंगे सारी चीजें। बता राजकुमारी अमृत कौर। देखिए, राजकुमारी अमृत कौर ये स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री थी, जो कि 1947 से लेकर 1957 तक स्वास्थ्य मंत्री के पद पर रही है। इन्होंने नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसकी पहली महिला अध्यक्ष भी बनी थी। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान मतलब हो गया एम्स की स्थापना में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसने? राजकुमारी अमृत कौर। ठीक है, याद रखेंगे सारी चीजें। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि पूरा उन तंत्रों में से एक है जिसका उपयोग हमारे गांवों को उत्पादक आर्थिक क्षेत्रों में बदलने के लिए किया जाएगा? ऑप्शन ए एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी मनमोहन सिंह, ऑप्शन सी दादा भाई नेहरू जी, या फिर ऑप्शन डी अटल बिहारी वाजपेयी। तो ये जो कहा था, ये कहा था एपीजे अब्दुल कलाम ने। से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए एपीजे अब्दुल कलाम। देखिए, पूरा की डेफिनेशन क्या होती है इसे देख लेते हैं। प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज। इसका मतलब है ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं प्रदान करना, ये पूरा का मतलब होता है। अब्दुल कलाम ने कहा था कि पूरा उन तंत्रों में से एक है जिसका उपयोग हमारे गांवों को उत्पादक आर्थिक क्षेत्रों में बदलने के लिए किया जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। आगे अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, कम ब्याज दरों पर लोगों की तरलता के प्रति कम प्राथमिकता होगी। क्या ये सही है? देखिए, कम ब्याज दरों पर लोगों की तरलता की कम प्राथमिकता होगी, ये गलत हो जाएगा। जब ब्याज दर कम हो जाएगी तो तरलता बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। तरलता का मतलब क्या होता है? तरलता का मतलब होता है कि मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा हो जाना, कैश पैसा हो जाना। जो कैश पैसा होता है उसको तरलता बोल देते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी चेक करेंगे। ब्याज की ऊंची दरों पर लेन देन में पैसों की मांग अधिक होगी। देखिए, जब ब्याज की ऊंची दरें होंगी ना, तो पैसों की मांग ज्यादा कैसे हो जाएगी लेन देन के लिए? तो ये ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी चेक करते हैं। ब्याज की कम दरों पर पैसों की सट्टा मांग अधिक होगी। जी बिल्कुल सही है कि ब्याज की कम दरों पर पैसों की सट्टा मांग ज्यादा होगी। ये ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी भी चेक कर लेते हैं। ऊंची ब्याज दरों पर लोगों की तरलता प्राथमिकता बढ़ेगी। देखिए, ऊंची ब्याज दरों पर तरलता नहीं बढ़ेगी, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, इसलिए हमसे सही पूछा था। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पिता अपने नौजवान बेटे और उसके किशोर मित्रों को भारत की समृद्धि संस्कृति विरासत के बारे में बता रहा था। तो पिता किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य का प्रचार कर रहा था? तो पिता किसके बारे में बता रहा था? भारत की समृद्धि संस्कृति विरासत के बारे में बता रहा था। तो किस मौलिक अधिकार का प्रचार कर रहा था? तो वो होता है 51A का एफ मौलिक कर्तव्य। ठीक है, 51A का एफ मौलिक कर्तव्य कहा गया है कि भारत की समृद्धि संस्कृति विरासत के बारे में। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 51A का है। देखिए, मौलिक कर्तव्य के बारे में हम देख लेंगे। देखिए, मौलिक कर्तव्य के बारे में देखते हैं। देखो, मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। हमारे मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। ठीक है, इसे कब लेके आया गया है? इसे 1976 में लेके आया गया है, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट में, और इसे रूस के संविधान से लिया गया। इसे न माने जाने पर कोई भी दंड का प्रावधान नहीं है, लेकिन नागरिकों से इसे मानने की उपेक्षा की जाती है। ठीक है, इसे संविधान के भाग 4 का के आर्टिकल 51 का में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। जब मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? 1976 में। कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। किस में जोड़े गए थे? हमारे संविधान के भाग 4 का के आर्टिकल 51 का में जोड़े गए थे। ठीक है, लेकिन वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। तो एक और मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? ये मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। देख लेते हैं अब हम सारे के सारे मौलिक कर्तव्य। देखिए, मौलिक कर्तव्य पहला यानी कि ए मौलिक कर्तव्य क्या कहता है कि संविधान का पालन करना तथा इसके आदर्श संस्था जैसे कि संसद है, हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीक तथा राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, ये प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य होगा। ठीक है, अच्छा। बी है राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों का पालन करना। देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना, सी है। डी है देश की रक्षा करना तथा राष्ट्र की सेवा करना, और
ई है देश के लोगों में नम्रता तथा भाईचारा बनाए रखना। एफ है देश की समृद्धि और गौरवपूर्ण समृद्धि की रक्षा करना। यही तो एफ ही तो पूछा था अभी इसमें हमसे क्वेश्चन में, ठीक है। अच्छा, जी है वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना। एच है पर्यावरण वन्य तथा वन्य जीव की रक्षा करना। आई है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। और जे है व्यक्तिगत तथा सामूहिक भलाई के लिए तैयार रहना। और के में है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के अभिभावकों का यह कर्तव्य होगा कि वे अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएं। तो ये 11 मौलिक कर्तव्य हैं और हमसे अपेक्षा की जाती है कि हम इन 11 मौलिक कर्तव्यों का पालन करें, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उस्ताद विलायत खान का नाम निम्नलिखित में से किस भारतीय वाद्य यंत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए संतूर, ऑप्शन बी सितार, ऑप्शन सी सरोद या फिर ऑप्शन डी तबला। देखिए, उस्ताद विलायत खान सितार वादक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सितार वादक। देख लेते हैं और कौन कौन है सितार वादक, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। देखिए, रविशंकर, विलायत खान, उमाशंकर मिश्रा, शाहिद परवेज खान, राजीव जनार्दन, ये है हमारे पास सितार वादक। संतूर वादक देखते हैं। संतूर वादक है शिव कुमार शर्मा, भजन सोपोरी, वर्षा अग्रवाल, तरुण भट्टाचार्य, ये है हमारे पास संतूर वादक। अब ये देखेंगे सरोद वादक को देखते हैं। अलाउद्दीन खान, जरीन शर्मा, हाफिज अली खान और अली अकबर खान, अमजद अली खान और बुद्ध देवदास गुप्ता, ये सरोद वादक है, ठीक है। तबला वादक देख लेते हैं। तबला वादक हैं अल्लाह रखा खान, जाकिर हुसैन, किशन महाराज, गुदई महाराज, तन्मय बोस और विक्रम घोष, ठीक है। याद रखेंगे कौन कौन, अल्लाह रखा खान, जाकिर हुसैन, किशन महाराज, गुदई महाराज, तन्मय बोस और विक्रम घोष, ठीक है। याद रखेंगे सारी चीजें। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिटिश एम्पायर गेम्स कब शुरू हुए थे? ऑप्शन ए 1936, ऑप्शन बी 1938, ऑप्शन सी 1930 या फिर ऑप्शन डी 1934। देखिए, ब्रिटिश एम्पायर गेम्स 1930 ईस्वी में शुरू हुए थे। देखिए, ब्रिटिश एम्पायर गेम्स ये कोई नए गेम्स नहीं है, जिसे आज हम कॉमनवेल्थ गेम्स कहते हैं, उसको पहले ब्रिटिश एम्पायर गेम्स ही कहा जाता था, ठीक है। ये 1930 से शुरू हुए थे। कॉमनवेल्थ गेम्स का पुराना नाम ब्रिटिश एम्पायर गेम्स था। अभी हम देख लेते हैं, थोड़ा इसके इतिहास के बारे में देखेंगे। देखिए, इसे 1930 में शुरू किया गया था और इन खेलों को ब्रिटिश साम्राज्य को एक साथ लाने और उनके बीच सद्भावना और समझ को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया था ब्रिटिश साम्राज्य खेल को, ठीक है। ये ब्रिटिश साम्राज्य खेल का पहला खेल जो था वो हैमिल्टन में खेला गया और इसमें 11 देशों के 400 एथलीटों ने 6 खेलों में प्रतिस्पर्धा की थी, ठीक है। तो पहला आयोजन, इसका जो पहला जो संस्करण का आयोजन हुआ था वो कहाँ हुआ था? हैमिल्टन में हुआ था। इन खेलों को 1930 से 1950 तक ब्रिटिश एम्पायर गेम्स कहा जाता था। 1954 से 1966 तक ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स कहा जाने लगा। तो 1977 से 1974 तक ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से जाना जाता था, ठीक है। याद रखेंगे। और 1978 से इसे सिर्फ कॉमनवेल्थ गेम्स कहा जाता है और आज भी हम इसे कॉमनवेल्थ गेम्स कहते हैं, ठीक है। याद रखेंगे। ये प्रत्येक 4 साल बाद खेला जाता है। ये ब्रिटिश एम्पायर गेम से प्रत्येक 4 साल बाद खेला जाता है। ये 2022 में इंग्लैंड के बर्मिंघम में आयोजित हुए थे। तो कब आयोजित हुए थे? 2022 में आयोजित हो चुके हैं। ये इंग्लैंड के बर्मिंघम में आयोजित हो चुके हैं। अच्छा, अब कब आयोजित होंगे? अब ये 2026 में आयोजित होंगे, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आयोजित होंगे, ठीक है। अच्छा, 2022 में इंडिया ने भाग लिया था? जी बिल्कुल लिया था, हर बार लेती है इंडिया भाग। अच्छा, तो इंडिया के कितने कितने पदक जीते थे और इंडिया का पहला स्वर्ण पदक कॉमनवेल्थ गेम में कब आया था? देखिए, इंडिया में पहला स्वर्ण पदक कॉमनवेल्थ गेम को 1958 में आया था और मिल्खा सिंह लेकर आए थे। और 2022 में भारत ने यानी कॉमनवेल्थ गेम्स में 61 पदक जीते। कितने पदक जीते? 61 पदक। 61 पदक में 22 स्वर्ण जीते, 16 रजत और 23 कांस्य पदक जीतकर चौथी रैंक हासिल की थी इंडिया ने। इसमें नीरज चोपड़ा ने भारतीय दल का नेतृत्व किया था और बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु और हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह भारत के ध्वजवाहक बने थे, ठीक है। याद रखेंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। पारिस्थितिक तंत्र के रखरखाव में जातीय समृद्धि के महत्व का सुझाव देने के लिए पॉल एहरलिख द्वारा कौन सी परिकल्पना प्रस्तावित की गई थी? पॉल एहरलिख द्वारा कौन सी परिकल्पना प्रस्तावित की गई? ठीक है। ऑप्शन ए पोर्टफोलियो परिकल्पना, ऑप्शन बी अतिरेक परिकल्पना, ऑप्शन सी शिकार परिकल्पना या फिर ऑप्शन डी रिवेर पोपर परिकल्पना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी रिवेर पोपर परिकल्पना, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। पाई का नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी झारखंड या फिर ऑप्शन डी गोवा। देखिए, पाई का नृत्य कहाँ किया जाता है? पाई का नृत्य किया जाता है झारखंड में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी झारखंड। देखते हैं झारखंड में और कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं। देखिए, झारखंड में किया जाता है फगुआ, मुंडारी, पाइका, चिताका,
याद रखेंगे कौन कौन से, फगुआ मुंडारी पाइका जताका और किए जाते हैं, सरहुल सोहराई संथाली, बाराब डमकच लहसुया मर्दानी, ये झारखंड के हो जाते हैं। ठीक है, झारखंड में किए जाने वाले नृत्य कौन कौन से हैं, फगुआ मुंडारी पाइका जताका, सरहुल सोहराई संथाली, बाराब डमकच लहसुया मर्दानी। असम को देखेंगे, खेल गोपाल खली गोपाल, बिहू बछुआ बागोरम्बा, बागोरम्बा जो कि बोडो जनजाति के द्वारा किया जाता है, नट पूजा अंकिया नाट और नागा नृत्य महारासो झुमुरा, ये असम के किए जाने वाले नृत्य हैं। कौन कौन से, खेल गोपाल कली गोपाल, बिहू बिछुआ बागोरम्बा, नट पूजा अंकिया नाट, नागा नृत्य महाराज झुमुरा। आगे चलते हैं, केरल का देखते हैं। केरल में है काकरसी काली, दप्पू काली, बेला काली और मार्गम काली कुमति। ठीक है, जहाँ काली काली आ जाए वो केरल। कौन कौन से, काकरसी काली, दप्पू काली, बेला काली, मार्गम काली और मार्गम काली कुमति। सर्पम घुलम और थप्पी थुलर, ठीक है, सर्पम घुलर थप्पी थुलर और कवादी ओट्टम कड़वा, ये केरल के हो जाते हैं नृत्य। गोवा को देख लेते हैं, गोवा में है फुगंडी डेखी नृत्य धनगर, टोनी मेल पोरेडिनो मोरूलो लेप, कुनबी तलगड़ी जागो। ठीक है, कुनबी तलगड़ी जागो और है भोबांदो मुसोल नाच। ठीक है, फिर से देखते हैं गोवा के नृत्य, फुगंडी डेखी नृत्य धनगर, टोनी मेल पोरेडिनो मोरूलेम, कुनबी तलगड़ी जागोर, भोवांदो मुसोल नाच। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, महर्षि दयानंद सरस्वती ने 1875 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आर्य समाज संगठन की स्थापना की थी। ऑप्शन ए लाहौर, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी अमृतसर या फिर ऑप्शन डी बम्बई। देखिए, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी कहाँ पर, बम्बई में। देख लेते हैं आर्य समाज के बारे में थोड़ी सी बातें। देखिए, आर्य समाज की स्थापना 1875 में मुंबई में हुई थी। इसके संस्थापक थे दयानंद सरस्वती और इनका मूल नाम था मूल शंकर। दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, मूल शंकर। ये नाम याद रखेंगे, क्वेश्चन एग्जाम में आता है। इन्होंने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो और इनके गुरु का नाम था बिरजानंद। और जो आर्य समाज का जो उद्देश्य था और आर्य समाज ने जो काम किया था वो क्या किया था, इन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा का विरोध किया, लेकिन महिला शिक्षा तथा विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था। ठीक है, याद रखेंगे। आगे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, ब्लड के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए फाइकोलॉजी, ऑप्शन बी साइटोलॉजी, ऑप्शन सी हिमेटोलॉजी या फिर ऑप्शन डी हिस्टोलॉजी। देखिए, ब्लड के अध्ययन को कहा जाता है हिमेटोलॉजी। अच्छा, फाइकोलॉजी किसके अध्ययन को किया जाता है, फाइकोलॉजी कवक के अध्ययन को कहा जाता है। साइटोलॉजी किसके अध्ययन को कहा जाता है, कोशिका के अध्ययन को। और हिस्टोलॉजी ऊतकों के अध्ययन को कहा जाता है। अच्छा, और भी देख लेते हैं। देखिए, वायरोलॉजी विषाणु के अध्ययन को कहा जाता है, पेडोलॉजी मिट्टी के अध्ययन को कहते हैं, डेंड्रोलॉजी पेड़ों के अध्ययन को कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता है। ऑप्शन ए सबसे बड़ा लिखित संविधान है, यहाँ पे सबसे बड़ा आएगा ऑप्शन में। ठीक है, यानी कि कोई बात नहीं, सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ऑप्शन बी कठोर संविधान है, ऑप्शन सी राष्ट्रपति शासन प्रणाली है या फिर ऑप्शन डी दोहरी नागरिकता है। देखिए, भारतीय संविधान, हमारा जो भारत का संविधान है वो सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अच्छा जी। देखिए, सबसे कठोर संविधान कहाँ का है, अमेरिका का। और सबसे लचीला संविधान कहाँ का है, ब्रिटेन का। ठीक है, और सबसे छोटा संविधान है मोनाको का, मात्र 3814 शब्दों का है। कितने शब्दों का, 3814 शब्दों का। और भी फैक्ट देखेंगे अपने संविधान के बारे में। देखिए, प्रेम बिहारी राजादा ने भारतीय संविधान को हाथ से अंग्रेजी भाषा में और इटैलिक श्रेणी में इसका सुलेखन किया था। किसने किया था, प्रेम बिहारी राजादा ने, याद रखिए। अच्छा, मूल संविधान का हिंदी संस्करण का सुलेखन किया था बसंत कृष्ण वैद के द्वारा किया गया। ठीक है, हिंदी संस्करण का सुलेखन बसंत कृष्ण वैद और अंग्रेजी का सुलेखन किया गया था प्रेम बिहारी राजादा के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और अच्छा, इसके आगे देखेंगे। देखिए, संविधान के मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट शांति निकेतन के कलाकारों ने किया था, जिनमें नंदलाल बोस और बिहूहर राम मनोहर सिन्हा शामिल थे। ठीक है, याद रखिए। देखिए, हमारे संविधान को 26 नवंबर 1949 को अलंकृत किया गया, लेकिन इसे पूरी तरह से लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था। अच्छा, 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया था, क्योंकि हम 26 जनवरी से स्वाधीनता दिवस मनाते आ रहे हैं। 26 जनवरी वाले दिन कब से मनाते आ रहे हैं, ये 1930 से मनाते आ रहे हैं 26 जनवरी वाले दिन स्वाधीनता दिवस। इसकी वजह से हमने अपने संविधान को 26 जनवरी वाले दिन लागू किया। अच्छा, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है क्योंकि 26 नवंबर वाले दिन संविधान को अलंकृत किया गया था। ठीक है, संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। इस दौरान संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई थी। अच्छा, पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। दूसरी बैठक 11 दिसंबर को हुई, जिसमें स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष एस सी मुखर्जी
और BN राव को संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे सारी चीजें। इसके अलावा जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, याद रखेंगे सारी चीज। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मोढेरा नृत्य महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी कर्नाटक या फिर ऑप्शन डी महाराष्ट्र। देखिए, मोढेरा नृत्य महोत्सव गुजरात में किया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात। अच्छा, मोढेरा नृत्य महोत्सव गुजरात में मनाया था। अच्छा, और कौन कौन से महोत्सव गुजरात में मनाए जाते हैं ये भी देख लेते हैं। देखिए, गुजरात में मनाया जाता है मोढेरा उत्सव, माधवपुरा मेला, अंतरराष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग उत्सव, पतंग महोत्सव और रण उत्सव, खेल महोत्सव, भवनाथ मेला, बौथा मेला, शामलाजी मेला और तारनेतर, ये गुजरात में मनाया जाता है। कौन कौन से? मोढेरा, माधवपुरा, अंतरराष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग उत्सव, पतंग महोत्सव, रण, खेल, भवनाथ मेला, बौथा मेला, शामलाजी और तारनेतर। ठीक है। अच्छा, मणिपुर के देख लेते हैं। मणिपुर में आउसा, लाई हरोबा, कांगरथ यात्रा, शेरी ब्लासम और चुम्फा, ये मणिपुर में कुछ महोत्सव मनाए जाते हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे कर्नाटक के। देखिए, कर्नाटक में होते हैं हम्पी महोत्सव, कंबाला, करगा, कैल पौध और उगादी। महाराष्ट्र के देख लेते हैं। महाराष्ट्र में है नारली पूर्णिमा, गुड़ी पड़वा, पोला, विठोबा, काला घोड़ा कला उत्सव, एलिफेंटा महोत्सव, गणेश चतुर्थी, जो कि गणेश चतुर्थी की शुरुआत की थी बाल गंगाधर तिलक ने 1894 ईस्वी में, और कोजागरी पूजा और आयुध पूजा, ये महाराष्ट्र के हो जाते हैं। कौन कौन से? नारली पूर्णिमा, गुड़ी पड़वा, पोला, विठोबा, काला घोड़ा, एलिफेंटा, गणेश चतुर्थी, कोजागरी और आयुध पूजा। ठीक है, ये महाराष्ट्र के होते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2019 में पद्मश्री पुरस्कार विजेता और शास्त्रीय नर्तकी नटराज निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित थे? नर्तकी नटराज निम्नलिखित में किस नृत्य शैली से संबंधित है? ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी या फिर सत्रिया। तो ये संबंधित थे भरतनाट्यम से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भरतनाट्यम। देखिए, इसमें बात की गई पद्मश्री पुरस्कार की। थोड़ा सा पद्मश्री पुरस्कार के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम इन चारों के कलाकार देख लेंगे। ठीक है। पहले हम पद्मश्री पुरस्कार के बारे में देखेंगे। पद्म पुरस्कार जो कि 3 श्रेणियों में दिया जाता है, एक पद्म विभूषण, पद्म भूषण और एक पद्मश्री। ठीक है। ये पुरस्कार साहित्य, खेल, कला, समाज सेवा, शिक्षा, विज्ञान, सिविल सेवा आदि क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 1954 में। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, 2024 में पद्म पुरस्कारों को दिया गया है। 132 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया है। इसमें से 30 महिलाएं, 9 मरणोपरांत व्यक्ति और 9 विदेशी NRI, PIO, OCI भी शामिल है। ठीक है, याद रखेंगे। पद्म विभूषण अवार्ड जो है, इसकी स्थापना हुई थी पद्म विभूषण की 2 जनवरी 1954 को। ये भारत रत्न के बाद दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है और इसमें प्रथम अलंकृत व्यक्ति थे सत्येंद्र नाथ बोस और उनके साथ कुछ अन्य भी थे। इस बार 5 लोगों को सम्मानित किया गया है पद्म विभूषण पुरस्कार से। वो 5 के नाम आपको पता होने चाहिए। देखिए, वैजंती माला आर्ट से संबंधित है, जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं। कोनिडेला चिरंजीवी आर्ट से संबंधित है, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। M वेंकैया नायडू पब्लिक अफेयर से संबंधित है, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। बिंदेश्वर पाठक सोशल वर्कर हैं और ये बिहार से बिलोंग करते हैं। और पद्म सुब्रमण्यम आर्ट से संबंधित है और तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। ये 5 नाम आपको पता होना चाहिए क्योंकि इनको 2024 में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। पद्म भूषण पुरस्कार देखिए, ये 17 लोगों को दिया गया है। उनमें से कुछ के नाम हमने यहाँ पे लिख लिए हैं, जैसे कि M फातिमा बीबी। मरणोपरांत इनको पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। ये भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है। मिथुन चक्रवर्ती को मिला है। होम्सजी एन कामा को मिला है, जो कि साहित्य के क्षेत्र से हैं। राम नाइक को मिला है। दत्तात्रेय अंबादास मयालू को मिला, जो कला के क्षेत्र से हैं। उषा उत्थुप, जो उनको भी कला से, ये भी कला के क्षेत्र में है, ये भी कला के क्षेत्र से हैं। विजयकांत, ये भी कला से हैं। और प्यारेलाल शर्मा और श्री तेजस मधुसूदन पटेल, ये मेडिसिन से संबंधित है। तो उनमें से 17 लोगों में से कुछ के नाम हमने यहाँ लिखे हैं। ठीक है, इनको पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। इसके अलावा पद्मश्री पुरस्कार 110 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार मिला है। ठीक है, ये सारी चीजें याद रखेंगे। अब हम देखते हैं, देखिए, कुचिपुड़ी के कुछ कलाकार। यामिनी कृष्णमूर्ति, स्वप्न सुंदरी, अपर्णा सतीशन, पद्मा रेड्डी, राधा रेड्डी, शोभा नायडू, ये हैं कुचिपुड़ी के कुछ कलाकार। उड़ीसी के देखते हैं। उड़ीसी के सुतप्पा तालुकदार, मीनाती मिश्रा, हरे कृष्ण बेहरा, कुमकुम महंती, कैलूचरण महापात्र और रविंद्र अतिबुद्धि, ये उड़ीसी के कुछ कलाकार हैं, उड़ीसी नृत्य के। अच्छा, ये सारे के सारे शास्त्रीय नृत्य हैं। कथकली के कौन से हैं? आनंद शिवरामन, कृष्णन कुट्टी, मृणालिनी साराभाई, बल्लतोल नारायण मेनन, उदय शंकर, गोपीनाथ, ये है कथकली के कुछ कलाकार। इसके अलावा हैं कृष्ण नायर, शांताराव, कोट्टक्कल, नंद कुमारन नायर।
भरतनाट्यम के हैं यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मणी देवी अरुणडेल, मृणालिनी साराभाई और वैजंती माला। वैजंती माला नहीं लिखा मैंने, ठीक कोई बात नहीं, वैजंती माला भी है भरतनाट्यम की। विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए थायमीन, ऑप्शन बी राइबोफ्लोविन, ऑप्शन सी साइनोकोबाल्मीन या फिर ऑप्शन डी नियासिन। ठीक है, विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मीन। ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, थायमीन किसका रासायनिक नाम? ठीक है, विटामिन बी के सारे देख लेते हैं। देखिए विटामिन थायमीन जो है विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम है, राइबोफ्लोविन विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम है और नियासिन विटामिन बी 3 का रासायनिक नाम है। ठीक है। अच्छा, बी 5 का रासायनिक नाम है पेंटाथाइमिन, बी 4 होता नहीं है। बी 6 का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन, बी 7 का रासायनिक नाम है बायोटीन, बी 11 का है फॉलिक एसिड और बी 12 का हो जाता है साइनोकोबाल्मिन, जो कि क्वेश्चन में है। ठीक है, तो इस तरह से कुल बी के कुल 8 टाइप होते हैं विटामिन के। विटामिन बी के कुल 8 टाइप होते हैं, याद रखेंगे। आगे चलते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है, ज्यामितीय लंबाई और चुंबकीय लंबाई के बीच निम्नलिखित में से कौन सा सही संबंध है? ऑप्शन ए एल एम बराबर एल जी, ऑप्शन बी एल एम बराबर 2r/, या फिर ऑप्शन सी एल एम बराबर 6/5 मल्टीप्लाई एल जी, या फिर ऑप्शन डी एल एम बराबर 5/6 मल्टीप्लाई एल जी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी एल एम बराबर 5/6 मल्टीप्लाई एल जी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।